Hi everyone, welcome back to topological spaces and welcome back to T2 space यानी कि हॉसडॉर्फ स्पेस। ठीक है, उसका आधा पार्ट हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर दिया था, आधा पार्ट जो है आज करने वाले हैं। तो आज भी हम काफ़ी थियरम्स देखने वाले हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो पहली थियरम है कि एवरी T2 स्पेस इज T1 स्पेस। हर T2 स्पेस यानी कि हर हॉसडॉर्फ स्पेस जो है वो T1 स्पेस होती है। ठीक है ना, तो ये बड़ा सिंपल है कि मान लीजिए xt आपकी कोई T2 स्पेस है। क्लियर है? तो इसका क्या मतलब होगा कि अगर आप x से दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लेते हो x, y, ये कैसे हैं? डिस्टिंक्ट है। ठीक है, अगर ये डिस्टिंक्ट हैं तो इन x और y के लिए ऐसा नेबरहुड ज़रूर मिलेगा, x के लिए n मिलेगा और m के लिए y मिलेगा, इस तरह से कि दोनों कैसे होंगे? डिसजॉइंट होंगे, यानी कि n इंटरसेक्शन m इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। ठीक है, तो सिंपल सी बात हो गई कि ना n के अंदर m का कोई पॉइंट है, ना ही m के अंदर ना n का कोई पॉइंट है ना। इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो n में बिलोंग करता है, लेकिन जो y है वो n में बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, और जो y है वो m में बिलोंग करता है, लेकिन x जो है वो m में बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, और यही तो हमें T1 के लिए चाहिए होता है कि हमारे पास ऐसे नेबरहुड मिल जाए, एक नेबरहुड मिल जाए जिसमें x बिलोंग करे लेकिन y बिलोंग ना करे। ठीक है, और उसी तरह से इसमें y बिलोंग कर रहा है लेकिन x बिलोंग नहीं कर रहा है। बस यही तो हमें चाहिए था। सो xt इज T1 स्पेस। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हर T1 स्पेस T2 स्पेस होता है? द आंसर इज नो, बट T1 स्पेस नीड नॉट बी T2 स्पेस। मान लीजिए कोई कोफाइनाइट टोपोलॉजी है, ये मैं आपको कई बार कह चुकी हूँ कि आपने कोफाइनाइट टोपोलॉजी कंसिडर करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बिकॉज कि ये हमें बहुत सारे एग्जाम्पल में जहाँ पे हमें कॉन्वर्स देखना होता है वहाँ पे मदद करती है। ठीक है, तो मान लीजिए कोफाइनाइट टोपोलॉजी है किसके ऊपर? इन्फिनाइट सेट के ऊपर। ठीक है ना, यानी कि x आपका इन्फिनाइट सेट है। तो ये जो कोफाइनाइट टोपोलॉजी है ये T1 होगी लेकिन T2 नहीं होगी। वो कैसे? ये T1 है बिकॉज अगर आप इसमें से कोई भी x लेते हो तो आपको मालूम है कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी के अंदर कैसे सेट जाते हैं? जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो। ठीक है, अब जो x है वो किसी ना किसी का कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी कि x जो है वो क्लोज्ड होगा। ठीक है, तो कोफाइनाइट के अंदर आप ये कह सकते हो कि जो फाइनाइट सेट्स होंगे वो कैसे होंगे? वो क्लोज्ड होंगे। ठीक है, क्योंकि किसके ऊपर है? इनफाइनाइट सेट के ऊपर है, और टोपोलॉजी आपकी कोफाइनाइट है, यानी कि फाइनाइट सेट क्या होने वाले हैं? क्लोज्ड होने वाले हैं। तो अगर आप एक x लेते हो कैपिटल X से, तो ये जो x है, ये जो सिंगलटन सेट है, ये कैसा है? फाइनाइट है ना। इसीलिए क्योंकि आपकी कोफाइनाइट टोपोलॉजी है, इसीलिए देन बाय डेफिनेशन कि आपका जो फाइनाइट सेट होगा वो क्लोज्ड होगा, देयरफॉर द सिंगलटन सेट इज क्लोज्ड। और आपने यानी कि हमने जो है एक थ्योरम पढ़ी थी T1 स्पेस के अंदर कि अगर T1 स्पेस है तो उसके अंदर हर सिंगलटन सेट क्लोज्ड होता है, और अगर हर सिंगलटन सेट क्लोज्ड है तो वो T1 स्पेस होता है। सो एवरी सिंगलटन सेट इज क्लोज्ड, इसीलिए कैसा हो गया? T1 स्पेस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने थ्योरम का यूज़ किया है, लेकिन ये जो है वो T2 स्पेस नहीं है। क्यों नहीं है? मान के चलते हैं, ये चीज़ हमने ऑलरेडी की है कि मान के चलते हैं कि GH और H कैसे हैं? दो ओपन डिसजॉइंट सबसेट्स हैं ऑफ X। मतलब इस T2 के अंदर इस कोफाइनाइट टोपोलॉजी के अंदर मान लेते हैं कि दो डिसजॉइंट ओपन सेट मिलते हैं। ठीक है ना, डिसजॉइंट ओपन सेट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हॉसडॉर्फ बनाने के लिए हमें डिसजॉइंट ओपन सेट्स की ज़रूरत पड़ती है ना। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिसजॉइंट नेबरहुड की, इसीलिए। तो मान लीजिए कि इसके पास चलो दो ऐसे ओपन डिसजॉइंट सबसेट्स हैं। ठीक है, G और H इस तरह से कि G इंटरसेक्शन H कैसे हैं? डिसजॉइंट है, यानी कि G इंटरसेक्शन H इज इक्वल टू एम्प्टी। तो क्या कर लेंगे हम? दोनों तरफ कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। तो G कॉम्प्लीमेंट यूनियन H कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू X। अब देखो ये G क्या है? ओपन है। किसके अंदर? कोफाइनाइट टोपोलॉजी के अंदर। तो बाय डेफिनेशन इस G का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो फाइनाइट होगा। ठीक है ना, क्योंकि कोफाइनाइट टोपोलॉजी के अंदर क्या कहता है कि इसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होता है। तो G कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होने वाला है, H कॉम्प्लीमेंट भी फाइनाइट होने वाला है, तो इन दोनों का यूनियन भी फाइनाइट होने वाला है। इसका मतलब ये है कि आपका X क्या आ जाएगा? फाइनाइट, बिकॉज फाइनाइट यूनियन फाइनाइट इज फाइनाइट। तो X आपका क्या हो जाएगा? फाइनाइट हो जाएगा, जो कि आपकी क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है? क्योंकि हमने X क्या लिया था? X इन्फिनाइट सेट लिया था। ठीक है, ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आए? क्योंकि हम स्पेस को T2 लेके चले, इसीलिए कोफाइनाइट टोपोलॉजी T2 नहीं है। तो ये एक एग्जांपल हुआ कि जो T1 स्पेस है लेकिन ज़रूरी नहीं वो T2 स्पेस भी होगा।
चलिए नेक्स्ट थ्योरम की तरफ चलते हैं। थ्योरम क्या कहती है कि एक्स टी बी अ टोपोलॉजी देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। आप ये भी कह सकते हो कि हॉसडॉर्फ की ये अलग अलग डेफिनेशन भी है, ठीक है। तो ये तीन स्टेटमेंट का सेम मतलब है। स्टेटमेंट नंबर 1 कि किसी टी का हॉसडॉर्फ टोपोलॉजी होना, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहती है, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड नेबरहुड ऑफ ईच पॉइंट ऑफ एक्स इज सिंगलटन। क्या कह रहा है कि मान लीजिए मैंने कोई एक्स ले लिया, ठीक है, और एक्स के जितने भी क्लोज्ड नेबरहुड होंगे उन सब का अगर मैं इंटरसेक्शन करूंगी तो वो सिंगलटन ही आएगा, मतलब वो एक्स ही आएगा, ठीक है। और सी कह रहा है कि अगर आपके पास कोई फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट दिए गए हैं, गिवन अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट एक्स आई, ठीक है ना, x1 x2 अप टू सो ऑन xn, such that for each I there exists neighborhood ni of xi such that ni obviously I is from 1 to n are pairwise disjoint। क्या कह रहा है कि अगर आपके पास कोई डिस्टिंक्ट पॉइंट दिए गए हैं xi, तो इस xi के लिए ni नेबरहुड करेगा, एग्जिस्ट करेगा, यानी कि x1 के लिए n1 करेगा, x2 के लिए n2 करेगा, x3 के लिए n3 करेगा। तो ये जो n1 n2 n3 होंगे ये सारे कैसे होंगे, ये पेयर वाइज डिसजॉइंट होंगे। ये चीज़ हमने शो करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे इक्विवेलेंस बिटवीन a एंड b, ठीक है। तो a क्या कहता है कि अगर हॉसडॉर्फ है तो हमने ये शो करना है कि किसी भी x के सारे क्लोज्ड नेबरहुड का इंटरसेक्शन वो x ही आएगा, ठीक है। तो पहला a इम्प्लाइज b हम शो करते हैं, ठीक है, दिस वन। तो इसमें हम क्या लेके चलेंगे कि एक्स टी जो है आपकी T2 स्पेस है, यानी कि हॉसडॉर्फ स्पेस है। तो अगर ये हॉसडॉर्फ स्पेस है और आप कोई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लेते हो x, y, जो कि कैसे हैं, डिस्टिंक्ट हैं x से, इसका मतलब ये है कि क्योंकि ये T2 स्पेस है हमारे पास ओपन सेट ऐसे ज़रूर मिलेंगे, देयर एग्जिस्ट ओपन G एंड H सच दैट कि ये जो x होगा ये G में होगा, y जो है वो H में होगा, और दोनों का इंटरसेक्शन कैसा आएगा, एम्प्टी आएगा। ये T2 स्पेस की डेफिनेशन हो गई है, ठीक है। अब क्योंकि G और H का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट है, ठीक है, तो एक चीज़ तो क्लियर है कि आपका जो G है वो x माइनस एच में जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि G तो है H में नहीं जा सकता है, तो किस में बिलोंग करेगा, जो आपका यूनिवर्सल सेट है उसमें से अगर आप H हटा दोगे तो उसका सबसेट आपका G हो जाएगा, ठीक है। सो x बिलोंग्स टू G एंड विच इज सबसेट ऑफ x माइनस एच, ठीक है। अब देखो h आपका क्या है, h जो है आपका ओपन है, तो x माइनस एच क्या हो गया, ये हो गया क्लोज्ड। तो आप देख पा रहे हैं कि x माइनस एच क्या है, x का एक क्लोज्ड नेबरहुड है। नेबरहुड क्यों है, क्योंकि एक ओपन सेट ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जो इसके अंदर कंटेंट है। क्लोज्ड क्यों है, क्योंकि ये अपने आप में क्लोज्ड है, ठीक है। सो x माइनस एच जो है हमारा x का एक क्लोज्ड नेबरहुड मिल गया है, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज कि x माइनस एच इज क्लोज्ड नेबरहुड ऑफ x। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो y है इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है x माइनस एच में, क्योंकि y आपका कहाँ बिलोंग कर रहा है, y जो है वो h में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये है कि y जो है इसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करेगा, सो y डज नॉट बिलोंग्स टू x माइनस एच, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देख ली कि हमने x का अगर कोई भी ऐसा क्लोज नेबरहुड लोगे ना उसके अंदर ये y बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है ना। सो y इज़ आर्बिटररी, y तो कोई भी आर्बिटररी था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इन सारे क्लोज्ड नेबरहुड का इंटरसेक्शन लोगे तो उसमें ये y पॉइंट नहीं जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि y जो है एक क्लोज नेबरहुड में नहीं गया तो उसके इंटरसेक्शन में भी नहीं जाएगा। और y कैसा है, y आर्बिटररी है, यानी कि x के अलावा कोई भी पॉइंट जो है उसके इंटरसेक्शन में नहीं जाएगा। सो y वॉज आर्बिटररी, दिस इम्प्लाइज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज नेबरहुड ऑफ x इज सिंगलटन सेट x, क्योंकि इसमें जो है x के अलावा कोई और नहीं जाएगा, बिकॉज जैसे कि y है, y जो है इस क्लोज इंटरवल में, सॉरी इस क्लोज्ड नेबरहुड में नहीं जा रहा है, ठीक है ना। तो उसी तरह से x के अलावा अगर आप कोई भी पॉइंट लोगे तो वो किसी ना किसी क्लोज नेबरहुड में बिलोंग नहीं करेगा, तो इस इंटरसेक्शन में भी बिलोंग नहीं करेगा। तो केवल कौन बिलोंग करेगा, x करेगा। इसलिए इन सारे क्लोज्ड नेबरहुड का इंटरसेक्शन लोगे तो वो सिंगलटन सेट x आएगा, ठीक है। अब हम इसके कॉन्वर्ट्स की बात करते हैं, यानी क्या कि अगर सारे इंटरसेक्शंस ऑफ क्लोज नेबरहुड ऑफ x जो है वो सिंगलटन सेट x है, तो इस केस में आपका स्पेस क्या हो जाएगा, T2 स्पेस हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए
दिस सिंगलटन सेट एक्स बी इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड नेबरहुड ऑफ आर्बिटररी पॉइंट एक्स, क्योंकि यहाँ पे ईच पॉइंट की बात चल रही है ना, तो अगर हम एक आर्बिटररी पॉइंट लेके चलेंगे तो सारे पॉइंट्स के लिए बात ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो सारे इंटरसेक्शन में हमने मान लिया कौन है, सिंगलटन सेट एक्स है। अब मैं इस x के अलावा कोई दूसरा पॉइंट लेती हूँ, लेट y बिलोंग्स टू x, ये क्या है, x के बराबर नहीं है, मतलब डिस्टिंक्ट फ्रॉम x है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि ये जो y है दिस डज नॉट बिलोंग टू दिस इंटरसेक्शन, क्योंकि इंटरसेक्शन में x है और x y के बराबर नहीं है, तो y जो है इस इंटरसेक्शन में बिलोंग नहीं करता है। अगर y जो है इन क्लोज नेबरहुड के इंटरसेक्शन में बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब y किसी एक सेट में बिलोंग नहीं कर रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि इंटरसेक्शन में जाने के लिए हर सेट में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। सो y डज नॉट बिलोंग्स टू, दिस इम्प्लाइज y डज नॉट बिलोंग टू दिस इंटरसेक्शन एंड दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट अ क्लोज्ड नेबरहुड n ऑफ x सच दैट, जिसके अंदर y ना गया हो, ठीक है। तो एक हमारे पास x का क्लोज इंटरवल क्लोज नेबरहुड ऐसा मिलेगा n जिसके अंदर y ना हो, ठीक है। अगर y जो है वो n में नहीं है तो y कहाँ है, y जो है वो x माइनस n में है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जो n है वो क्लोज्ड है, तो x माइनस n क्या हो गया, ये ओपन हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक ओपन सेट मिल चुका है जिसके अंदर y है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। प्लस जो हमारा n है वो क्लोज नेबरहुड है x का, यानी कि वो नेबरहुड भी है x का, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये नेबरहुड है तो नेबरहुड की डेफिनेशन लगेगी, ठीक है। सिंस n इज नेबरहुड ऑफ x, इसका मतलब ये है कि एक ऐसा ओपन सेट G मिलना चाहिए जो इस n के अंदर कंटेंड हो, ये तो नेबरहुड की डेफिनेशन है, क्लियर है। तो ये जो x है ये G में बिलोंग कर रहा है। एक चीज़ तो आपने यहाँ पे देख ली है कि आपका n इंटरसेक्शन x माइनस n क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, है ना। अब जो n का सबसेट होगा वो भी इसके साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी देगा, और n का सबसेट कौन है, G है। तो एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि जो G इंटरसेक्शन x माइनस n होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या आएगा, एम्प्टी आएगा, ठीक है। सो देयरफॉर G एंड x माइनस n आर ओपन सेट, x माइनस n तो ओपन है और ये भी ओपन है। ये इस तरह से हमें ओपन सेट मिल चुके हैं कि देखिए ये जो x है वो G में कंटेन कर रहा है और जो ये y है वो x माइनस n में कंटेन कर रहा है, और दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, एम्प्टी है। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है, ठीक है। और यही तो T2 होने की कंडीशन है कि अगर आप कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लेते हो x और y, तो उसके लिए दो ओपन सेट ऐसे मिलने चाहिए जिनका इंटरसेक्शन क्या हो, एम्प्टी हो, है ना। इसीलिए इसका कॉन्वर्स भी ट्रू हो गया। अब बात करेंगे हम a और c की। चलिए a और c के बीच में इक्विवेलेंस दिखाते हैं। इसको थोड़ा सा है तो प्रूफ छोटा, लेकिन आपने थोड़ा इसमें ध्यान देना है, ठीक है। तो a कहता है कि t आपका हॉसडॉर्फ स्पेस है, xt आपका हॉसडॉर्फ स्पेस है, और आपने ये शो करना है कि अगर आपके पास कोई फाइनाइट डिस्टिंक्ट पॉइंट दिए गए हैं xi से लेकर x1 से लेकर xn, तो इस हर एक xi के लिए ऐसे ni नेबरहुड मिलेगा सच दैट कि जो ni's होंगे ये आपस में डिसजॉइंट होंगे, ठीक है। तो मान लीजिए xt आपका हॉसडॉर्फ है और xi आपके फाइनाइट डिस्टिंक्ट पॉइंट है, ठीक है। अब देखो क्योंकि आपका x क्या है, x आपका हॉसडॉर्फ स्पेस है, तो जैसे कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे कि x1 है और x2 है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों की बात करती हूँ तो हम कहेंगे कि क्योंकि ये x1 और x2 आपका T2 स्पेस से बिलोंग कर रहा है, तो इस x1 के लिए एक नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा, इस x2 के लिए एक नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा। मान लीजिए n1 है, ये n2 है, सच दैट कि इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा, ठीक है। यही मतलब होता है। लेकिन बाद में हमने क्या करना है कि इस x1 का x3 के साथ भी देखना है, तो वहाँ पे हो सकता है कि ये जो n1 है ये अलग आ जाए, ठीक है, और x3 के लिए कुछ अलग हो। यानी कि हमेशा जो है अगर मैं x1 को x4 के साथ कंपेयर करती हूँ, x5 के साथ कंपेयर करती हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि यही नेबरहुड हो, ठीक है। तो ये नेबरहुड जो है वो x2 के साथ है, इसलिए हम इसको इस तरह से दिखाएंगे n1 2, ठीक है। 1 इम्प्लाई करेगा कि ये 1 का नेबरहुड है, 2 करेगा कि किसके साथ है, किसके साथ डिसजॉइंट है, ठीक है। उसी तरह से 2 इम्प्लाई मतलब पहला वाला डिजिट इम्प्लाई करेगा कि किसका नेबरहुड है, तो 2 मतलब ये x2 का नेबरहुड है और किसके साथ डिसजॉइंट दे रहा है, 1 के साथ दे रहा है। सो n1 2 इंटरसेक्शन n21 कैसे होंगे, एम्प्टी होंगे। क्लियर है ये चीज़। तो बस वही चीज़ मैंने सिंबल में लिखा है
कि अगर आप क्या कहते हैं, ऐसे एक्साई जो है फाइनाइट डिस्टिंक्ट पॉइंट लेते हो तो इनके लिए डिसजॉइंट ओपन सेट्स मिलेंगे। कैसे? एन आई जे और एन जे आई, जैसे कि 1 2 और 2 1, ठीक है। तो जो आपस में कैसे होंगे? डिसजॉइंट होंगे। कंटेनिंग एक्स आई एंड एक्स जे, तो ये जो है वो एक्स आई का नेबरहुड है, ठीक है। एक्स आई का नेबरहुड है आपका एन आई जे और एक्स जे का नेबरहुड है आपका एन जे आई, जो कि आपस में कैसे हैं? डिसजॉइंट है, ठीक है। अब मैं सिर्फ एक्स आई के लिए बात करती हूँ, सिर्फ इसकी बात करती हूँ। तो x1 के लिए ये मिलेगा, x1 क्या कह रही थी मैं, कि जो x1 है, x1 का x2 के लिए क्या मिलेगा? n12। फिर x1 का x3 के लिए क्या मिलेगा? n13। फिर x4 के साथ क्या मिलेगा? n14, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये सारे n12, n13, n14, इन सब का हम कलेक्शन करेंगे और इन सब का हम क्या लेंगे? इंटरसेक्शन, और उसको हम नाम देंगे ni, ठीक है। तो इन सब के इंटरसेक्शन में सिर्फ x1 की बात कर रही है, x1 के जितने भी हमने ये नेबरहुड लिए हैं जो कि अलग अलग पॉइंट के साथ डिसजॉइंट हैं, उन सब का इंटरसेक्शन लेंगे और फाइनली इनके इंटरसेक्शन को हम नाम देंगे n1, ठीक है। तो ये रहा आपका ni। तो ni का क्या मतलब हुआ? इंटरसेक्शन ऑफ nij, जहाँ पे j कहाँ से जा रहा है? 1 2 3 अप टू सो ऑन n, लेकिन j जो है वो i के बराबर नहीं होगा, यानी कि इसमें कहीं पर भी n11 नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जब भी हम हॉर्सडॉर्फ की बात करते हैं तो वहाँ पे डिस्टिंक्ट पॉइंट लेते हैं, सेम पॉइंट अलाउड नहीं है, ठीक है। आई होप आप ये चीज़ समझ पाए होंगे। तो चलिए इन सब का इंटरसेक्शन हमने क्या कह दिया? एन आई कह दिया, ठीक है। तो n1 के लिए क्या होगा? इंटरसेक्शन n12, 13, 14, इन सब का इंटरसेक्शन। n2 का क्या मतलब होगा? n21, 23, 24, उन सब का इंटरसेक्शन। और इसी तरह से हर xi के लिए ni नेबरहुड मिलेगा। अब ये जो ni होंगे ये आपस में कैसे होंगे? डिसजॉइंट होंगे। जैसे कि अगर मैं x2 की बात करती हूँ तो x2 के लिए n2 का क्या मतलब होगा? n2 का मतलब होगा n21 इंटरसेक्शन n23 इंटरसेक्शन n24 एंड सो ऑन, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि जब आप n1 और n2 का इंटरसेक्शन लोगे तो इन सब का भी आपस में इंटरसेक्शन होगा। और आपको मालूम है कि ये जो पहला वाला है और यहाँ का पहला वाला है, ये दोनों आपस में कैसे हैं? एम्प्टी है ना, सॉरी, आपस में इंटरसेक्शन वो एम्प्टी देते हैं, बिकॉज n12 इंटरसेक्शन n21 कैसे हैं? एम्प्टी हैं। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी हो गया, ठीक है। तो अगर आप n1 और n2 का भी इंटरसेक्शन लोगे वो भी एम्प्टी आएगा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज कि ni आर पेयर वाइज डिसजॉइंट। ऐसे आप हर चीज़ के लिए बता सकते हो, n2 n3 के लिए बता सकते हो, n4 n5 सब के लिए बता सकते हो, ठीक है। तो ये सब लोग जो हैं आपस में कैसे हैं? पेयर वाइज डिसजॉइंट है, ठीक है। यही दिखाना था, मैं लेके चली थी T2 स्पेस, दिखा मैंने ये दिया है, ठीक है। अब इसका रिवर्स देखते हैं। चलिए इसका कॉन्वर्स बड़ा ही आसान है कि हम मान के चलते हैं कि अगर हमारे पास कोई फाइनाइट डिस्टिंक्ट पॉइंट दिए गए हैं xi, assume that for a given finite number of distinct points xi, I is from 1 to n, there exists ni nht of xi such that these ni's are pairwise disjoint, ठीक है ना। हर एक ni के लिए, सॉरी, हर एक xi के लिए ni ऐसे नेबरहुड मिल रहा है कि ये जो ni है ये आपस में पेयरवाइज डिसजॉइंट हैं। तो ऑब्वियसली इन पर्टिकुलर दैट एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ x हैव डिसजॉइंट नेबरहुड, ठीक है ना। अगर आप कोई भी दो पॉइंट लेते हो, जैसे कि आपने x1 ले लिया और x2 ले लिया, तो इसके लिए ni मिल रहा है और इसके लिए, सॉरी, इसके लिए n1 मिल रहा है, इसके लिए n2 मिल रहा है, तो दोनों कैसे हैं? डिसजॉइंट हैं। बस ये तो चाहिए था कि अगर आप कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लेते हो और उनके लिए क्या हो रहा है? दो डिसजॉइंट नेबरहुड मिल रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में हमारा क्या हो जाता है? स्पेस T2 हो जाता है। बस ये तो दिखाना था। तो ये जो है ये इस स्टेटमेंट का एक पर्टिकुलर केस है, ठीक है। इसीलिए XT बी अ टोपोलॉजिकल, तो ये जो तीन स्टेटमेंट हैं ये आपस में इक्विवेलेंट हैं। चलिए एक बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरम है वो देखते हैं कि मान लीजिए f और g कोई दो कंटिन्यूस फंक्शन है, किसके ऊपर? xt और yv के बीच में, ठीक है, जिसमें जो है आपका yv कैसा है? हॉर्सडॉर्फ है, ठीक है। f एंड g आर कंटिन्यूस फंक्शन ऑन xt विथ वैल्यू इन yv विच इज हॉर्सडॉर्फ। देन द सेट ऑफ पॉइंट्स
ऑफ एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इज क्लोज्ड। अगर आप एक ऐसा सेट लेते हो जिसके अंदर ऐसे पॉइंट्स जाते हैं x के जिनके लिए एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स बराबर हैं, तो ऐसा जो सेट होगा उस x का वो क्लोज्ड होगा। ठीक है, अब देखिए ये कैसे पॉसिबल है। जब मैंने इसकी स्टेटमेंट पढ़ी थी तो मुझे लग रहा था कि ये पॉसिबल कैसे, लेकिन जब आप थ्योरम देखोगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब कि मान लीजिए a इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x। ठीक है, हमने a क्या कर दिया, ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन कर दिया जहाँ पे f ऑफ x और g ऑफ x कैसे हैं, दोनों बराबर हैं। ठीक है, हमने ये शो करना है कि ये जो a सेट है वो क्लोज्ड है। ए को क्लोज दिखाने का मतलब ये है कि ए के कॉम्प्लीमेंट को ओपन दिखाना। अब देखो ए के कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, ए के अंदर ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे ये दोनों बराबर हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट में ऐसे पॉइंट्स आएंगे x बिलोंग्स टू कैपिटल X सच दैट कि दोनों साइड f ऑफ x और g ऑफ x जो है बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट में जाएगा और हमने इसी सेट को क्या दिखा देना है, ओपन दिखा देना है। अब देखो x माइनस ए को ओपन कैसे दिखाएंगे कि अगर मैं वहाँ से कोई पॉइंट लेती हूँ तो x माइनस ए हर एक पॉइंट का क्या हो जाए, नेबरहुड हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए एक पॉइंट लेती हूँ मैं x नॉट। ठीक है, यहाँ से देखिए हमारी x माइनस ए को ओपन देखने की प्रोसेस शुरू होती है कि मैंने x नॉट जो है वो x माइनस ए से ले लिया। अगर x नॉट इसमें है इसका मतलब ये होगा कि f ऑफ x नॉट और g ऑफ x नॉट बराबर नहीं होंगे। ठीक है, और जो फंक्शन का वैल्यू है यानी कि f ऑफ एक्स नॉट और g ऑफ एक्स नॉट ये कहाँ पे जा रहे हैं, ये वाई वी में जा रहे हैं। ठीक है, f ऑफ एक्स नॉट और g ऑफ एक्स नॉट कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, y में बिलोंग कर रहा है। और y कैसा है आपका, मतलब वाई वी कैसा है आपका, T2 स्पेस है। और ये दो पॉइंट कैसे हैं, ये डिस्टिंक्ट है। ठीक है, अगर ये T2 है तो ऐसे डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के लिए क्या मिलेंगे, नेबरहुड मिलेंगे, डिस्टिंक्ट नेबरहुड मिलेंगे, यानी कि ओपन सेट मिलेंगे। ठीक है, सो देयर एग्जिस्ट g एंड h ओपन इन y। ठीक है, फॉर एफ ऑफ एक्स नॉट बिलोंगिंग्स टू जी के लिए एफ ऑफ एक्स नॉट के लिए जी ओपन सेट मिलेगा और जी ऑफ एक्स नॉट के लिए एच ओपन सेट मिलेगा वाई वी के अंदर सच दैट कि इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, एम्प्टी होगा, क्योंकि वाई आपका T2 स्पेस है। प्लस ये दोनों फंक्शन कैसे हैं, कंटिन्यूस हैं, और ये दोनों कैसे हैं, ये ओपन है y के अंदर, तो इनका जो इन्वर्स इमेज होगा वो भी ओपन होगा क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है। तो f इन्वर्स h और f इन्वर्स g कैसे हैं, ये ओपन है किसके अंदर, आपके xt के अंदर, तो ये आपके हो गए t ओपन। ठीक है, और इन f इन्वर्स h और f इन्वर्स g में कौन बिलोंग करता है, इसमें x नॉट बिलोंग करता है। क्यों, क्योंकि आपका f ऑफ x नॉट जो है वो g में बिलोंग कर रहा है, g ऑफ x नॉट जो है वो h में बिलोंग कर रहा है। तो दोनों तरफ अगर मैं इन्वर्स ले लूँ, है ना यहाँ पे, तो x नॉट किस में बिलोंग करेगा, f इन्वर्स g में, और यहाँ पे भी x नॉट किस में बिलोंग करेगा, g इन्वर्स h में, है ना। तो x नॉट जो है वो f इन्वर्स g में भी बिलोंग कर रहा है और g इन्वर्स h में भी बिलोंग कर रहा है ना। सो x नॉट बिलोंग्स टू f इन्वर्स g एंड f इन्वर्स h। अब दोनों में बिलोंग कर रहे हैं, एक काम करते हैं इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, सो लेट f इन्वर्स g और f इन्वर्स h जो कि ओपन है किसके अंदर, xt के अंदर, इनका इंटरसेक्शन लेते हैं e, और इसके अंदर क्या है, ठीक है, इसके अंदर आपका x नॉट बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये भी ओपन सेट, ये भी ओपन सेट, तो दोनों का इंटरसेक्शन E कैसा, ओपन सेट। तो E एक ऐसा ओपन सेट है जिसके अंदर आपका x नॉट बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या कर देना है कि हमारा मेन स्ट्रैटेजी क्या थी कि x माइनस ए को अपने सारे पॉइंट्स का नेबरहुड दिखाना है। तो ओपन सेट तो मुझे E मिल गया, मैंने बस ये दिखाना है कि ये जो E है ये x माइनस ए का सबसेट है। ठीक है, अगर E जो है वो x माइनस ए का सबसेट हो जाएगा तो x माइनस ए जो है वो x नॉट का नेबरहुड हो जाएगा। ठीक है ना, नेबरहुड के लिए क्राइटेरिया क्या है कि कोई एक ओपन सेट मिल जाए जिसके अंदर ये पॉइंट हो और ये इसका सबसेट हो, ये चीज़ शो करनी होती है। ठीक है, तो हमारा काम क्या है, वी नाउ प्रूव कि जो E है वो x माइनस ए का सबसेट है। ठीक है, अब इसको प्रूव करते हैं बाय कॉन्ट्रडिक्शन। मान लेते हैं सपोज इफ पॉसिबल कि E जो है वो x माइनस ए का सबसेट नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर E जो है इसका सबसेट नहीं है तो एक ऐसा पॉइंट ज़रूर मिलेगा जो E में होगा लेकिन x माइनस ए में नहीं होगा। ठीक है, तो मान लीजिए वो पॉइंट है आपका Z। सो देयर एग्जिस्ट Z सच दैट कि जो E में है लेकिन x माइनस ए में नहीं है। ठीक है, अगर वो E में है, ठीक है ना, नाउ अगर Z जो है वो E में है, इसका मतलब क्या हुआ कि Z जो है वो f इन्वर्स g और f इन्वर्स h के इंटरसेक्शन में होगा, क्योंकि E का मतलब क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन।
ठीक है। तो अगर z जो है वो f इनवर्स g और f इनवर्स h के इंटरसेक्शन में जाता है तो वो दोनों में जाएगा, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज कि z बिलोंग्स टू f इनवर्स g एंड z बिलोंग्स टू f इनवर्स h। तो अगर z f इनवर्स g में जा रहा है तो f ऑफ z जो है वो g में चला जाएगा। दोनों तरफ आप f क्या कीजिए, अप्लाई कीजिए। तो f ऑफ z किस में चला जाएगा, g में की चला जाएगा, यानी कि f इनवर्स ऑफ g क्या हो जाएगा, g हो जाएगा, ठीक है। सो f ऑफ z जो है आपका g हो जाएगा, f ऑफ z जो है वो आपका h में चला जाएगा। क्लियर है। तो आपका f ऑफ z जो है वो g में जाएगा और g ऑफ z जो है वो h में जाएगा, ठीक है। और क्योंकि आपका z जो है हमने क्या कहा कि वो x माइनस a में बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो z कहाँ बिलोंग करेगा, z आपका a में बिलोंग करेगा, ठीक है। और a में कैसे पॉइंट जाते हैं, ऐसे पॉइंट जाते हैं कि उन पे फंक्शन का वैल्यू सेम होता है। तो z जो है अगर वो a में जा रहा है तो f ऑफ z और g ऑफ z कैसे होंगे, बराबर होंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो f ऑफ z और g ऑफ z थे ये दोनों बराबर थे। क्लियर है। तो एक पॉइंट कॉमन मिल गया हमको कि जो f ऑफ z है और g ऑफ z है ये दोनों बराबर हो गए, तो मैं इस g ऑफ z की जगह f ऑफ z भी लिख सकती हूँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो f ऑफ z जो है वो g में भी हो गया और h में भी हो गया। तो f ऑफ z जो है दोनों के इंटरसेक्शन में हो गया, जो कि क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि आपके g और h इस तरह से थे कि उनका इंटरसेक्शन क्या था, एम्प्टी था, और आपने जो है उन दोनों में f ऑफ z को बिलोंग करा दिया। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आए, क्योंकि आप ये लेके चले थे कि E जो है वो x माइनस ए का सबसेट नहीं है। इसीलिए जो है ये कॉन्ट्राडिक्शन होने की वजह से हम जो स्टेटमेंट लेके चले थे वो गलत लेके चले थे। इसीलिए आपका E जो है वो x माइनस ए का सबसेट है और x नॉट क्या था, इस E में बिलोंग कर रहा था। E क्या था, E आपका ओपन सेट था, ठीक है। तो x नॉट बिलोंग्स टू E जो कि आपका क्या है, ओपन है, और ये किसके अंदर कंटेंट है, x माइनस ए के अंदर कंटेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस ए जो है वो x नॉट का नेबरहुड है ना। और x नॉट आपने कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट लिया था, तो x माइनस ए इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, है ना। इसलिए आपका x माइनस ए कैसा हो गया, ओपन हो गया। अगर x माइनस ए ओपन हुआ तो उसका कॉम्प्लीमेंट a कैसा हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये थी थ्योरम। चलिए एक और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि इससे पहले हमने एक पढ़ा था कि आपकी जो T2 वाली प्रॉपर्टी है वो एक टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। कि अगर कोई फंक्शन मान लीजिए x और y के बीच में है और वो फंक्शन 1 होता है, ऑन टू होता है और ओपन मैपिंग होता है, तो उस केस में क्या हो जाता है कि आपका फंक्शन आपका अगर xt जो है वो T2 स्पेस है तो y भी T2 स्पेस हो जाता है। लेकिन इस केस में रिवर्स है। इस केस में इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर x और y के बीच में कोई फंक्शन f है और f है आपका 1 और कंटिन्यूअस मैप 1 है और कंटिन्यूअस है, तो उस केस में अगर आपका y जो है वो T2 है तो आपका जो यानी कि आपका जो डोमेन वाला होगा xt वो भी T2 स्पेस होगा, ठीक है। यानी कि इसमें रिवर्स है। तो इसका प्रूफ बड़ा आसान है। मान लीजिए हमने x को क्या दिखाना है, T2 दिखाना है, तो x में से ही हम दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लेंगे, ठीक है। तो x1 और x2 नॉट इक्वल हमने x से ले लिए। अब आपका फंक्शन क्या है, 1 है, तो डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर डिस्टिंक्ट पॉइंट है तो इनकी इमेज भी क्या हो जाएंगी, डिस्टिंक्ट हो जाएंगी। यानी कि x1 जो है वो x2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब है f ऑफ x1 भी f ऑफ x2 के बराबर नहीं है, ठीक है ना। आपका f ऑफ x1 किधर जाएगा, वो y में जाएगा, f ऑफ x2 कहाँ जाएगा, y में जाएगा, ठीक है। तो हम इसको नाम देते हैं y1 और इसको नाम देते हैं y2। तो कहने का ये मतलब हुआ कि यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि y1 इज़ नॉट इक्वल टू y2, ठीक है। y1 और y2 हमारे पास दो डिस्टिंक्ट पॉइंट मिल गए हैं, y के अंदर के, ठीक है। अच्छा, तो y1 जो है वो f ऑफ x1 है, y2 जो है वो f ऑफ x2 है। तो अगर दोनों तरफ हम इन्वर्स अप्लाई करेंगे तो x1 क्या हो जाएगा, f इन्वर्स y1 हो जाएगा, x2 आपका f इन्वर्स y2 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं उस y1 और y2 की। आपके पास y1 और y2 y के पॉइंट्स हैं, ठीक है। इस तरह के हैं कि वो दोनों कैसे हैं, डिस्टिंक्ट हैं। और y भी आपका क्या है, T2 स्पेस है। तो इसका मतलब ये है कि दो ओपन सेट है आपके पास, H1 और H2 y के अंदर इस तरह से मिलेंगे सच दैट कि जो y1 होगा ये h के अंदर होगा, y2 h2 के अंदर होगा और दोनों कैसे होंगे, डिसजॉइंट होंगे, ठीक है।
अब क्योंकि फंक्शन आपका कंटिन्यूस है और H1 और H2 कैसे हैं, ओपन है, तो इनकी इन्वर्स इमेज भी क्या हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी, यानी कि F इन्वर्स ऑफ H1 और F इन्वर्स ऑफ H2 कैसे हो जाएंगे, T ओपन सेट हो जाएंगे, यानी कि XT के अंदर ओपन हो जाएंगे। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि F इन्वर्स H1 और F इन्वर्स H2 का इंटरसेक्शन क्या आता है। ठीक है, ऑब्वियसली उनको एम्प्टी आना चाहिए। सो F इन्वर्स H1 और F इन्वर्स H2 इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया, क्योंकि आपका 1 1 है तो आप इनको अंदर ले सकते हो, F इन्वर्स H1 इंटरसेक्शन H2 लिख सकते हो, और H1 इंटरसेक्शन H2 आपका एम्प्टी है, तो इन्वर्स इमेज ऑफ एम्प्टी इज एम्प्टी, है ना। तो एक चीज़ क्लियर होगी कि इन दोनों का इंटरसेक्शन कैसा है, एम्प्टी है, और ये दोनों ओपन है किसके अंदर, XT के अंदर। तो Y1 आपका H1 से बिलोंग कर रहा था, है ना, तो F इन्वर्स Y1 कहाँ बिलोंग करेगा, F इन्वर्स H1 में, और F इन्वर्स Y1 क्या है, आपका X1 है। कहने का मतलब ये है कि F इन्वर्स H1 में आपका X1 जाता है और F इन्वर्स H2 में आपका X2 जाता है, और F इन्वर्स H1 और F इन्वर्स H2 कैसे हैं, ओपन सेट हैं। तो दो ओपन सेट आपके पास ऐसे मिल चुके हैं X1 और X2 के लिए, जो कि कैसे हैं, डिसजॉइंट है। ठीक है, सो फॉर X1 नॉट इक्वल्स टू X2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ X देयर एग्जिस्ट F इनवर्स H1 एंड F इनवर्स H2, जो कि कैसे हैं, डिसजॉइंट नेबरहुड है X1 एंड X2 के। नेबरहुड इसीलिए क्योंकि ये ओपन सेट है। ठीक है, इसीलिए आपका XT कैसा स्पेस है, T2 स्पेस है। लास्ट सेकेंड थियरम है इस लेक्चर का, चलिए देखते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है। हमने अभी तक जितने भी थियरम पढ़े हैं उसी का यूज़ करना है इसमें। छोटा सा प्रूफ है कि एक फंक्शन है x और y के बीच में, जो कि कैसा है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, बाइजेक्टिव भी है और कंटिन्यूस भी है, बाइजेक्टिव एंड कंटिन्यूस है। ठीक है, किसके बीच में, x और y के बीच में, जहाँ पर आपका जो XT टोपोलॉजी है वो कॉम्पैक्ट है और जो YT है वो T2 है। ठीक है, यानी कि ये वाला कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस है और ये आपका हॉर्सडॉर्फ टोपोलॉजिकल स्पेस है। तो अगर इन दोनों के बीच में कोई बाइजेक्टिव कंटिन्यूस मैपिंग है, तो ऐसे केस में ये जो मैपिंग होगी ये होम्योमॉर्फिज्म होगी। ठीक है, अब होम्योमॉर्फिज्म दिखाने के लिए क्या होना चाहिए, आपका बाइजेक्टिव होना चाहिए, है ना, कंटिन्यूस होना चाहिए, या तो ओपन या फिर क्लोज्ड, इन दोनों में से एक होना चाहिए। ठीक है, अगर इन दोनों में से, देखो बाइजेक्टिव और कंटिन्यूस तो ये गिवन ऑलरेडी है, या तो हमने इस फंक्शन को ओपन दिखाना है या तो क्लोज दिखाना है, तो यहाँ पे जो है क्लोज दिखाएंगे हम। ठीक है, तो क्लोज वाली मदद से हम इस फंक्शन को होम्योमॉर्फिज्म दिखाएंगे। तो मान लीजिए आपका XT कॉम्पैक्ट है, YB T2 स्पेस है, हमें ये शो करना है कि F जो है वो होम्योमॉर्फिज्म है, यानी कि हमें सिर्फ क्या शो करना है कि F क्लोज्ड है, क्योंकि दो जो पॉइंट्स हैं बाइजेक्टिव और कंटिन्यूस, ये दोनों ऑलरेडी उसमें कवर्ड है। ठीक है, तो वी हैव टू जस्ट शो दैट F इज़ क्लोज्ड। F क्लोज दिखाने का मतलब है कि अगर मैं X के अंदर कोई क्लोज सेट लेती हूँ तो Y के अंदर भी वो क्लोज्ड होगा। ठीक है, Y के अंदर उसकी इमेज क्या हो जाएगी, क्लोज्ड हो जाएगी। ठीक है, सो लेट F बी T क्लोज सेट। ठीक है, अब T जो है, F जो है वो T क्लोज्ड है, तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये एम्प्टी हो सकता है या तो नॉन एम्प्टी हो सकता है। ठीक है, अगर वो एम्प्टी है, अगर F जो है वो एम्प्टी है, इसका मतलब है कि उसका जो इमेज आएगा वो भी एम्प्टी आएगा, है ना, क्योंकि एम्प्टी सेट का इमेज भी क्या आता है, एम्प्टी आता है। तो ऑब्वियसली ये चीज़ क्या है, क्लोज्ड है, क्योंकि एम्प्टी सेट क्लोज्ड है और उसका इमेज भी एम्प्टी, वो भी क्या है, क्लोज्ड है। क्लियर है, तो हम मान के चलते हैं कि लेट F जो है वो नॉन एम्प्टी है। ठीक है, अब देखो X आपका है कॉम्पैक्ट और F जो है उसका क्लोज सेट है, सो F इज़ क्लोज सेट ऑफ कॉम्पैक्ट। और आपको ये चीज़ मालूम है कि कॉम्पैक्ट सेट का अगर आप कोई क्लोज्ड सबसेट लेते हो तो वो भी कैसा होता है, कॉम्पैक्ट होता है। सो F इज़ क्लोज्ड, यू कैन से सबसेट ऑफ कॉम्पैक्ट सेट X, दिस इम्प्लाइज कि F भी कैसा होगा, कॉम्पैक्ट होगा। चलिए, अब हमारा फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। एक और थियरम हमने देखी थी कि अगर आपका कोई कॉम्पैक्ट स्पेस है, ठीक है, यानी कि F जो है वो X और Y के बीच में, अगर F कंटिन्यूस है और ये कॉम्पैक्ट है, तो इसका जो इमेज होगा, यानी कि जो Y होगा, ये भी कैसा होगा, कॉम्पैक्ट होगा, है ना। सो F इज़ कंटिन्यूस, इसका मतलब ये है कि कॉम्पैक्ट सेट का इमेज भी कैसा होगा, कॉम्पैक्ट होगा। सो F ऑफ कैपिटल F इज़ ऑल्सो कॉम्पैक्ट।
ठीक है। और लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि अगर आप कोई T2 स्पेस लेते हो, हॉसडॉर्फ स्पेस लेते हो, उसका सबसेट अगर कॉम्पैक्ट है तो वो क्लोज्ड होगा। ठीक है, क्या कहा मैंने कि आपका जो YV है वो T2 है। F ऑफ कैपिटल F, आपका F ऑफ कैपिटल F ये इमेज है, तो ये किसका सबसेट हुआ? ये Y का सबसेट हुआ। ये क्या है आपका? कॉम्पैक्ट है। और ये क्या है आपका? ये आपका T2 है। ठीक है। और लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ T2 स्पेस इज क्लोज्ड। ठीक है, ये T2 है, इसका कॉम्पैक्ट सबस्पेस है। तो ये जो F ऑफ कैपिटल F होगा ये कैसा होगा? क्लोज्ड होगा। बस यही तो दिखाना था हमें। हम क्या लेके चले थे कि आपका F कैसा है? T क्लोज्ड है। और हमने क्या दिखा दिया कि उसका इमेज भी कैसा है? क्लोज्ड है, यानी कि V क्लोज्ड है। ठीक है, सो यू कैन से दिस इज V क्लोज्ड, मतलब इसके अंदर क्लोज्ड है। बस, तो अगर आप कोई भी क्लोज सेट लेते हो उसका इमेज भी क्लोज्ड आ रहा है, मतलब ये जो फंक्शन हुआ ये कैसा हुआ? क्लोज्ड मैपिंग हुई। तो आपकी जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव हो गई, कंटिन्यूस हो गई और क्लोज्ड हो गई, यानी कि फंक्शन आपका होम्योमॉर्फिज्म हो गया। ठीक है, तो ये थी थ्योरम। चलिए लास्ट थ्योरम है और इंटरेस्टिंग थ्योरम है। वैसे तो सारी थ्योरम्स इंटरेस्टिंग थी, लेकिन ये भी इंटरेस्टिंग है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन हॉसडॉर्फ स्पेस हैज़ अ यूनिक लिमिट। ठीक है, अब आप में से बहुत से लोग ये सोच सकते हैं कि भाई अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो यूनिक लिमिट तो होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर ये चीज़ें सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो एक ही लिमिट तो होगी, एक ही चीज़ को तो कन्वर्ज करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप बड़े बड़े टोपोलॉजिकल स्पेस में जाते हो तो ये चीज़ें अलग हो जाती है। मेट्रिक स्पेस के अंदर भी हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है एक यूनिक लिमिट को कन्वर्ज करती है, वैसे ही जो है हॉसडॉर्फ स्पेस में भी करती है। ठीक है, एक यूनिक लिमिट को कन्वर्ज करती है। लीजिए XT आपका T2 स्पेस है और इस XT के अंदर हमने एक XN लेनी है जो कि कैसी है? कन्वर्जेंट है। ठीक है, सो लेट XN बी अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन X। क्लियर है? हमने ये शो करना है कि इट हैज़ यूनिक लिमिट, और इसको हम शो करेंगे बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। हम मान के चलते हैं कि सपोज इफ पॉसिबल इट कन्वर्जेस टू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट X एंड Y। मान के चलते हैं कि चलो ये एक को नहीं 2 पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है, X और Y दोनों कैसे हैं? डिस्टिंक्ट है। ठीक है, ये बात भी है कि आपका XT जो है T2 स्पेस है और X और Y डिस्टिंक्ट पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे बस डेफिनेशन लगा दीजिए कि आपका XT जो है वो T2 स्पेस है। तो इसका मतलब ये है कि X और Y के लिए दो ओपन सेट G और H इस तरह से मिलेंगे कि X जो है वो G में जाएगा, Y जो है H में जाएगा और दोनों के इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा। क्लियर है ना? अब देखो कि अगर XN जो है ये सीक्वेंस X को कन्वर्ज करती है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप X का नेबरहुड लेते हो, ठीक है ना, इस X का अगर आप नेबरहुड लेते हो तो इस XN के बहुत सारे पॉइंट्स, या फिर आप ये कह सकते हो कि एक पॉइंट के बाद जितने भी इस XN के एलिमेंट्स होंगे ये इस नेबरहुड में बिलोंग करते हैं। ये मतलब होता है लिमिट पॉइंट का। ठीक है ना, तो क्योंकि आपका XN जो है वो X को कन्वर्ज करता है तो इसका मतलब ये है कि एक नेचुरल नंबर N0 ऐसा ज़रूर मिलेगा कि फॉर n ग्रेटर देन N0, यानी कि इस नेचुरल नंबर के बाद जितने भी नेचुरल नंबर होंगे उसके लिए जितने भी ये सीक्वेंस की टर्म्स होंगी XN वो जो है वो G में बिलोंग करेगी। ठीक है ना, क्योंकि G आपका X का क्या है? नेबरहुड है। ठीक है, लिमिट की डेफिनेशन है। उसी तरह से अगर XN जो है वो Y को कन्वर्ज कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि एक नेचुरल नंबर M0 ऐसा मिलेगा सच दैट कि उस नेचुरल नंबर M0 के बाद जितने भी सीक्वेंस के एलिमेंट होंगे, ठीक है, सीक्वेंस के मेंबर होंगे फॉर n ग्रेटर देन M0 वो सारे किस में जाएंगे? H में जाएंगे। अब जो है एक आप M ले लीजिए जो इस N0 से भी और इस M0 से भी बड़ा है, तो होगा क्या कि ये जो मेंबर होगा XM वो इस G में भी जाएगा और इस H में भी जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि G में ऐसे मेंबर जाते हैं इस सीक्वेंस के जो कि N0 से बड़े वाले हैं, और इसमें ऐसे जाते हैं जो M0 से बड़े वाले हैं, और जो आपका M है वो N0 से भी बड़ा है और M0 से भी बड़ा है, यानी कि वो इस G में भी जाएगा और H में भी जाएगा। सो XM आपका G में भी गया, H में भी गया, यानी कि XM आपका दोनों के इंटरसेक्शन में गया, जो कि क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि G और H में कोई मेंबर नहीं जाता है, G और H का इंटरसेक्शन एम्प्टी है। ठीक है, सो विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब ये है कि कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आए? क्योंकि हम ये लेके चले थे कि ये जो सीक्वेंस है वो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट को कन्वर्ज करती है। ठीक है, तो ये लेके नहीं चलेंगे, ये गलत है। क्या लेके चलेंगे? कि इट हैज़ यूनिक लिमिट पॉइंट।
क्लियर है? तो हॉसडॉर्फ स्पेस के अंदर आपकी जो सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, वो यूनिक लिमिट को कन्वर्ज करती है, जैसे कि आर यू। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो ज़रूरी नहीं है कि वो यूनिक लिमिट को कन्वर्ज करे। ठीक है, आपके पास एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी का। तो इस इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में आप कोई भी सीक्वेंस लीजिए, वो हर एक पॉइंट को कन्वर्ज करती है। इंटरेस्टिंग बात है ना ये, कि मान लीजिए एक्स एन कोई भी सीक्वेंस है, ठीक है। अब जो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है, इसके अंदर दो ही ओपन सेट है। कौन? आई के अंदर कौन आता है? एक एम्प्टी सेट आता है और ये एक्स आता है। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक पॉइंट का यही क्या है? नेबरहुड है। ठीक है, तो अगर आप कोई भी सीक्वेंस लेते हो तो इस सीक्वेंस के जो मेंबर होंगे वो इसी एक्स के मेंबर होंगे। ठीक है, तो अगर आप कोई एक्स लेते हो कैपिटल एक्स से, ठीक है, तो इस एक्स का नेबरहुड कौन है? कैपिटल एक्स ही है। ठीक है, और इस एक्स एन के जो सीक्वेंस के मेंबर होंगे वो भी कैपिटल एक्स से बिलोंग करेंगे। ठीक है ना, सो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक्स एन के जितने भी मेंबर्स होंगे ना वो इसी एक्स में बिलोंग करेंगे। एक्स एन के सारे मेंबर इस एक्स में बिलोंग करेंगे जो कि एक्स का नेबरहुड है। ठीक है, तो एक्स का जो नेबरहुड है उसके अंदर इस सीक्वेंस के सारे एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एक्स क्या होगी? इसकी लिमिट पॉइंट हो गई। ठीक है, और x क्या है? कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट है इस कैपिटल x का। कहने का मतलब ये हुआ कि xn जो है वो हर पॉइंट को क्या करती है? इधर कन्वर्ज करती है। तो एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट हो सकते हैं। और जैसे कि हमने थ्योरम की बात की कि जो हॉसडॉर्फ स्पेस है उसमें जो सीक्वेंस है वो हमेशा यूनिक लिमिट को कन्वर्ज करती है। तो आप लोगों का होमवर्क ये है कि क्या इस थ्योरम का कॉन्वर्स ट्रू है, यानी कि अगर यूनिक लिमिट को क्या करती है? कन्वर्ज करती है, converges to यूनिक लिमिट, does this imply कि वो स्पेस जो है वो T2 है। ठीक है, ये चीज़ आपने इसका काउंटर एग्जाम्पल देना है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ नया स्पेस के साथ। चलिए।